पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्मार्ट स्टडी के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय वीडियोस। डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा में। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कल कहा था प्रैक्टिस सेट के वीडियो में कि आज मैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच यानी संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम जो कि आमंड एवं पावेल की देन है पे एक वीडियो लेक्चर लेकर आऊँगी। और ये वीडियो लेक्चर बोथ हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में है यानी बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में संक्षिप्त परिचय दूंगी, पूरे सरल शब्दों में आपको समझाऊंगी हिंदी में, और उसके बाद पूरा मैं इसको इंग्लिश में इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगी। इस पे आधारित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को भी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी। देखिए, इससे पहले मैं आपका थोड़ा सा टाइम लेना चाहती हूँ। ये है एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपके लिए। देखिए, जो मेरा चैनल है वो यूजीसी नेट एग्ज़ाम पॉलिटिकल साइंस की तैयारी के लिए है, साथ ही साथ डीएसएसबी पीजीटी एग्ज़ाम पॉलिटिकल साइंस, टीजीटी एग्ज़ाम जिसका सब्जेक्ट सिविक्स है, सेट एग्ज़ाम यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्ज़ाम के लिए भी इस चैनल के सारे वीडियोस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ मेरे चैनल की जो वीडियोस हैं वो पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, साथ ही साथ स्टेट के जो पीजीटी एग्ज़ाम होते हैं जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए मेरे चैनल के सारे वीडियोस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और मैंने अलग अलग एग्ज़ाम के हिसाब से प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है, तो आप लोग ईजिली प्लेलिस्ट पे जाके अपने इस एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अंतर्गत डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाई जाती है, यूनिट वाइज एमसीक्यूज प्रैक्टिस होती है और यूनिट वाइज वीडियो लेक्चर्स भी सिंपल इजी लैंग्वेज में मैं प्रोवाइड करती हूँ। ये है मेरे बारे में एक छोटा सा परिचय। करते हैं आज का लेक्चर, राजनीतिक व्यवस्था में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम। तो राजनीतिक शास्त्र में व्यवस्था सिद्धांत को सर्वप्रथम डेविड स्टन ने प्रस्तुत किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले राजनीतिक शास्त्र में व्यवस्था सिद्धांत को डेविड स्टन ने प्रस्तुत किया था और इनके पश्चात व्यवस्था सिद्धांत को सुधार कर आमंड एवं पावेल ने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। ठीक है, ये इसका व्यवस्था स्टन द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था सिद्धांत का ही सुधरा हुआ रूप है। रॉबर्ट डहल का कहना था कि जो राजव्यवस्था मानवीय संबंधों का वह चिरस्थायी ढांचा है जिसके अंतर्गत शक्ति, नियम और सत्ता महत्वपूर्ण मात्रा में अंतर्ग्रस्त होते हैं। क्या क्या इसमें अंतर्ग्रस्त होते हैं? शक्ति यानी पावर, नियम यानी रूल्स और सत्ता यानी अथॉरिटी, ये महत्वपूर्ण मात्रा में अंतर्ग्रस्त होते हैं। एक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? व्यवस्था हमेशा संगठित होनी चाहिए, अर्थात जिसमें भी संगठन हो। ठीक है, यदि किसी भी स्थान पर, आगे कहते हैं कि यदि किसी भी स्थान पर हमें संगठन मिलता है और उसके सभी अंग एक दूसरे से संबंध हो तो यह कहा जाता है कि वहाँ पे व्यवस्था विद्यमान होती है। इसी को डेविड स्टन ने परिभाषित करते हुए कहा था कि राजनीतिक व्यवस्था के तीन संगठक हैं और जो राजनीतिक व्यवस्था है वो नीतियों के माध्यम से क्या करती है? नीतियों के माध्यम से मूल्यों का आवंटन करती है और इसका आवंटन क्या होता है? प्राधिकारिक होता है। ठीक है, लेकिन आमंड एवं पावेल ने कहा था राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कि राजनीतिक व्यवस्था से इसके अंगों की अंतर्निर्भरता और इसके पर्यावरण में किसी न किसी प्रकार की सीमा का बोध होता है। आमंड एवं पावेल ने कहा था कि राजनीतिक व्यवस्था में इसके अंगों की अंतर्निर्भरता और इसके पर्यावरण में किसी न किसी प्रकार की सीमा का क्या होता है? बोध होता है। अब राजनीतिक व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं वो यह है कि राजनीतिक संरचनाओं की समानता, यानी सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक संरचनाएं पाई जाती हैं और फिर इन संरचनाओं की तुलना को किया जाता है। दूसरी इसकी विशेषता है कार्यों की सर्वव्यापकता, यानी संरचनाओं की अपेक्षा कार्यों को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। तीसरी इसकी व्यवस्था है राजनीतिक संरचनाओं का मिश्रित स्वरूप, यानी राजनीतिक व्यवस्था परंपरागत तथा आधुनिक दोनों प्रकार के विचारों और संस्थाओं का रूप होती है। राजनीतिक व्यवस्था परंपरागत यानी ट्रेडिशनल और आधुनिक यानी मॉडर्न दोनों प्रकार के विचारों का क्या सम्मिलित रूप होती है।
फिर इसकी जो विशेषता वह है कि राजनीतिक प्रभाव का प्रयत्न, यानी राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कुछ लोग सरकार की नीतियों और निर्णय को प्रभावित करने के लिए अधिक प्रयत्नशील रहते हैं। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कुछ लोग सरकार की नीतियों और निर्णयों को प्रभावित करने के लिए अधिक प्रयत्नशील रहते हैं। पांचवी जो इसकी विशेषता है वह है विचारधारा का विकास, यानी जो नेता होते हैं राजनीतिक व्यवस्था में, जो नेता होते हैं वो विचारधारा का विकास इसलिए करते हैं ताकि इनके नेतृत्व को वैधता प्राप्त हो सके, इसीलिए ये आइडियोलॉजी देते हैं। ठीक है, जो डेविड ईस्टन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत था, तो डेविड ईस्टन ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम में राजनीतिक व्यवस्था में एक सामान्य व्यवस्था सिद्धांत का विचार प्रस्तुत किया। डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था अंतर्क्रियाओं का एक ऐसा समूह है जिसके अंतर्गत मांगों को निर्गत में बदला जाता है। मांगों को किसमें? निर्गत में बदला जाता है। और राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन इसलिए करते हैं क्योंकि उनके अधिकारपूर्ण निर्णय के परिणामों का समाज के लिए बहुत अधिक महत्व होता है। और इन परिणामों को क्या कहा जाता है? इन परिणामों को ही निर्गत कहा जाता है। निवेश के बिना कोई भी व्यवस्था कार्य नहीं कर सकती है। बिना निवेश के कोई भी व्यवस्था कार्य नहीं कर सकती है और निर्गत के बिना उसके कार्यों को समझा पहचाना नहीं जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में निवेश का महत्व होता है। जो निवेश प्रकार्य होते हैं, तो निवेश से तात्पर्य है मांग तथा समर्थन, क्योंकि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था के सामने पर्यावरण से संबंधित कुछ मांगें रखी जाती हैं और इन मांगों के पीछे मांग रखने वालों का समर्थन होता है, जो कि राजनीतिक व्यवस्था में निर्णय लेने वालों का ध्यान उन मांगों की ओर आकर्षित करता है। अब निर्गत प्रकार्य क्या होता है? तो निर्गत के अंतर्गत व्यक्तियों द्वारा रखी गई मांगों पर राजनीतिक व्यवस्था का निर्णय प्राप्त होता है। ठीक है, निवेश प्रकार्य हो गया, फिर निर्गत प्रकार्य हो गया। अब जो पुनर्निवेशन होता है उसके अंतर्गत क्या होता है? तो निर्गत का उद्देश्य जो होता है वो सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है, और व्यवस्था के निर्गत से सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी हुई हैं या नहीं हुई हैं, इस संबंध में जो सूचना अधिकारियों के पास आती है उसे पुनर्निवेशन कहते हैं। ठीक है, तो निवेश प्रकार्य, निर्गत प्रकार्य और फिर जो थर्ड स्टेप है वो है पुनर्निवेशन, क्योंकि जो निर्गत का उद्देश्य सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है और व्यवस्था के अंतर्गत निर्गत से सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी हुई है या नहीं हुई है, इस संबंध में जो निर्णय अधिकारियों को मिलता है उसे ही पुनर्निवेशन कहते हैं। अब देखिए, इसमें पर्यावरण का भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जो राजनीतिक व्यवस्था है वो वातावरण, जैविक तत्वों और पद्धतियों द्वारा प्रभावित होती है। हर एक व्यवस्था, चाहे वो राजनीतिक हो या सामाजिक हो, जैविक तथा अजैविक तत्वों द्वारा प्रभावित होती है। इस प्रकार से इस सिद्धांत ने पुनर्निवेशन जैसी धारणाओं को शामिल कर अपने आप को गतिशील सिद्धांत के रूप में पेश किया है। मन ने इस सिद्धांत को पुनर्निवेशन जैसी डेविड ईस्टन ने इसे पेश किया है। फिर आमंड का जो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। एक दूसरे की हम तुलना कर रहे हैं, डेविड ईस्टन के सिद्धांत की और संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत की। तो जो आमंड ने पावेल द्वारा दिया गया मॉडल को संरचनात्मक प्रकार्यात्मक मॉडल कहा जाता है। ईस्टन के व्यवस्था सिद्धांत में सुधार कर संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया। जहां ईस्टन आगत निर्गत दोनों को समान मानता है, वहीं आमंड क्या कहता है कि आगत को निर्गत की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण मानता है। जहां ईस्टन संरचना को अधिक मानता है, वहीं आमंड कार्यों को अधिक महत्वपूर्ण मानता है। इनके अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के दो प्रकार हैं, निवेश तथा निर्गत। और जो निवेश होता है वो 4 प्रकार के होते हैं। निवेश 4 प्रकार के होते हैं। आमंड एवं पावेल के अनुसार निवेश 4 प्रकार के होते हैं। पहला, राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती, जिसके अंतर्गत परिवार तथा शिक्षण संस्थाएं आती हैं। दूसरा है हित स्पष्टीकरण, जिसके अंतर्गत दबाव समूह आते हैं। तीसरा है हित समीकरण, जिसके अंतर्गत राजनीतिक दल आते हैं। और चौथा है राजनीतिक संचार, जिसके अंतर्गत मीडिया आती है। अब जो निर्गत होता है उसके भी 3 प्रकार होते हैं। पहला है नियम निर्माण, जिसके अंतर्गत विधायिका नियमों का निर्माण करती है। दूसरा है नियम प्रयुक्ति, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका नियमों को विधायिका द्वारा बनाए गए नियमों को पालन में लाती है। और तीसरा है नियम निर्णय यानी न्यायपालिका। तो इसके अंतर्गत जो न्यायपालिका है कठोरतापूर्वक नियमों का पालन करवाती है और जहां इनका उल्लंघन होता है वहां दंडात्मक कार्यवाही को अपनाती है। जहां ईस्टन का व्यवस्था सिद्धांत विश्लेषण पर बल देता है, तो वहीं आमंड का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत संश्लेषण पर बल देता है। ठीक है,
तो ये था एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन और हमने तुलना करके देखा कि क्या है ये दोनों सिद्धांत। अब इसके ऊपर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है उसे हम लगा लेते हैं। तो वैसा सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है? तो वैसा सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है प्राणी शास्त्र में। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि राजनीतिक व्यवस्था मानवीय संबंधों का एक ऐसा दृढ़ रूप है जिसमें पर्याप्त मात्रा में नियंत्रण, प्रभाव, शक्ति शामिल रहती है? तो ये कथन था रॉबर्ट डहल का, मैंने इसलिए हाईलाइट कर दिया है। ठीक है। तीसरा है, व्यवस्थावादी सिद्धांत वह सिद्धांत है जिसे निम्न से संबंध किया जाता है। तो आप इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है व्यवहारवादी सिद्धांत। ठीक है, मैंने आंसर को हाईलाइट कर दिया है। चौथा क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान में सर्वप्रथम व्यवस्था सिद्धांत का प्रयोग किसने किया था? तो इसका प्रयोग किया था डेविड स्टर्न ने। फिर जो पांचवा क्वेश्चन है, ए फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक है डेविड स्टर्न की। देखिए, इससे कम समय में आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जा रहा है। इससे इस पर आधारित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका भी मैं आपको प्रैक्टिस करवा दे रही हूँ। स्टर्न ने निवेश का अर्थ क्या बताया है? तो स्टर्न ने निवेश का अर्थ बताया है मांग तथा समर्थन से, यानी इसका जो पहला और दूसरा ऑप्शन है दोनों सही है। सातवां क्वेश्चन है, अन्वेषण का औजार किसे कहते हैं? तो अन्वेषण का औजार आमंड के संरचनात्मक मॉडल को कहते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस भी आप लोग जरूर से कर लीजिएगा और इसलिए मैंने क्वेश्चन आंसर को भी रखा है। प्राधान्य का सिद्धांत किसने दिया? तो प्राधान्य का सिद्धांत दिया था ग्रामसी ने। ठीक है, अभी आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, इंग्लिश में मैं इसका ब्रीफ इंफॉर्मेशन दूंगी। तो 9वां क्वेश्चन है, संरचनात्मक प्रकारात्मक मॉडल किसने दिया? तो ये दिया था आमंड एवं पॉवेल ने। 10वां क्वेश्चन है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इस पुस्तक के रचयिता है आमंड एवं पॉवेल। आप लोग को लिए मैंने आंसर को हाईलाइट कर दिया है ताकि कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के और भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस मैंने करवाई है। आप लोग चाहें तो वीडियो में ये मेरे चैनल पे जो अलग अलग प्लेलिस्ट क्रिएट की है मैंने अलग अलग एग्ज़ाम के हिसाब से, DSSB PGT और नेट एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग उन वीडियोज़ को देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की। ना अब हम लर्न करेंगे, इजीली अंडरस्टैंड करेंगे स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को बाय आमंड एंड पॉवेल इन इंग्लिश इन सिंपल इजी लैंग्वेज। देन स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच इज़ इम्प्रूवमेंट अपॉन सिस्टम्स अप्रोच फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस। सिस्टम्स अप्रोच was too general and did not elaborate on the functions of the structures. Structural functional approach model of analysis was first developed by social anthropologist Radcliffe Brown and Milan Mowaski and later adopted by sociologist. देखिए, इसका जो आया ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? एंथ्रोपोलॉजी से आया है और फिर इसे अपनाया गया सोशोलॉजिस्ट के द्वारा, सच एज टेलिकार्ट, पार्सन्स, मर्डन एंड लेबी। तो ये सारे पॉइंट्स भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये फैक्ट भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। मर्टन एंड लेबी, द मेजर इन्फ्लुएंसेस ऑन स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच वेयर डेविड स्टर्न्स input-output model of political system and institutional approach of comparative politics. Structural functional approach integrates systems approach and institutional approach. The focus shifted from institutions to the functions. Then Gabriel Orman and कोलमैन, द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज़, ये इनकी बुक का नाम है, द पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपिंग एरियाज़। ये किसकी बुक है? तो ये ग्रेबियल ऑलमैन एंड कोलमैन की पुस्तक है। हैड आइडेंटिफाइड 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। इन्होंने ये परिचय दिया पॉलिटिकल सिस्टम की 4 विशेषताएं होती हैं। ये 4 विशेषताएं हैं। ऑल पॉलिटिकल सिस्टम्स हैव पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, यानी हर पॉलिटिकल सिस्टम का एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है। एंड ऑल पॉलिटिकल सिस्टम्स परफॉर्म सम फंक्शंस टू डिफरेंट एक्सटेंट्स यूजिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, यानी हर पॉलिटिकल सिस्टम
कुछ फंक्शंस को भी एक्सटेंड करता है, डिफरेंट एक्सटेंड्स यूजिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर, यानी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट टाइप के फंक्शंस भी क्रिएट करता है हर पॉलिटिकल सिस्टम। आर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स आर मल्टी फंक्शनल, यानी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं आर मल्टी फंक्शनल। आर political systems are mixed systems, mixture of modern and traditional culture, यानी ये जो political structures होते हैं ये विभिन्न प्रकार के political systems से के मिक्स रूप होते हैं जो कि मॉडर्न और ट्रेडिशनल कल्चर, यानी जो परंपरागत और आधुनिक कल्चर है, सभ्यता है, उनके ये क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं। ऑल political system are mixed system, mixture of modern and traditional culture. Structural functional approach was developed by Gabriel Armand and Pobel in comparative politics, a developmental approach. They urge that all political systems, irrespective of their nature, have to perform some functions to stay relevant. These are the functional requirements of the systems. They suggested the use of functions and functional requisites instead of inputs and outputs as modification to स्टन्स मॉडल, यानी इन्होंने जो कुछ भी ये स्टन के मॉडल से ग्रहण किया उसका एक सुधारा हुआ, एक सुधारात्मक रूप आया, किसके रूप में, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के रूप में सामने आया। ये इनपुट आउटपुट मॉडल का क्या था, मॉडिफिकेशन था। जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच था वो इनपुट आउटपुट मॉडल का मॉडिफिकेशन था जो कि डेविड स्टन द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दे हैव प्रोवाइडेड 7 functions of a political system has to perform in order to sustain themselves and stay relevant. They concede that these functions might be performed by different political structures based on the stage of political evolution. They performed, okay, these functions might be performed by different political structures based on the stage of political evolution. This point is most important. They believe in mature systems there is functional specializations. Political socialization and recruitment. It is the process by which members are provided information about the political system. They inculcate the values, beliefs, norms of their community towards the systems. Then primary socialization at home, locality and educational institutions indoctrinate and inculcate that the members with attitudes, opinions and orientations towards the political phenomenon. Then such political education and mobilization enable the acclimatization and eventual recruitment of new members. Then interest calculation, as there are limited resources, there is a perpetual competition for attention. Coherent demands are placed by various structures such as peer groups, pressure groups, interest groups, association, etc. to preserve and further their interest. And this institution preserve and further their interest. Then interest aggregation. It is the process by which demands are translated into the policies and decisions which could be acted upon. Then term of political communication. It is a process by which the components of a political system such as individuals, groups and institutions transmit and receive information regarding the functions of the political system. Mass media and lately social media are most suited to perform this action. Social media are most suited. These input variables are translated into 3 output variables. These output variables is rule making is done primarily by legislator
may be performed by different structures depending upon to the polity. Rule application is done by executive, and then executive function is to implement the laws and rules. Rule adjudication is performed by the judiciary system. Arman and Powell has also identified two factors to identify the stage of political development. They are first stage is structural differentiations, and second stage is secularization of culture. The more evolved and mature, the clearer is the distinction and differentiations between the roles of political structures. Then secularization of culture denotes the structures. Secularization of culture denotes process by which traditional attitudes and orientations give way for more dynamic decision making. Objectives: gathering and evaluation of information along with analysis of alternative policies. Transcending parochial loyalties would enable the realization of collective goods of entire community. Then critics have pointed out that the system primarily concerned about its own survival, and the analysis is based on Western democratic political model. They do not allow for the development of institutions in developing societies based on their own genius and specific requirements. They believe the systems incorporates the belief that Western modern is superior to that followed elsewhere. Then the system's functional approach serves as an important tool in comparative politics analysis. It helps in understanding the political system and structures better. So students, this is instructional functional approach given by Arman and Powell. I hope this concept is clear now, and if you like this lecture, then please share it in different study groups such as WhatsApp, Telegram groups and Facebook groups. ठीक है, और ये लेक्चर आपको पसंद आ रहा है तो इसे अधिक से अधिक लाइक करिए, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह के अन्य नीडफुल और यूज़फुल लेक्चर्स मैं लेकर आती रहूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और नोटिफिकेशन बेल को ऑल की सेटिंग पर सेट कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के अन्य नीडफुल और यूज़फुल वीडियो लेक्चर्स मैं लेकर आती रहूँ। और अगर आपको इसी तरह के अन्य टॉपिक्स पर लेक्चर चाहिए तो आप लोग मुझे ये कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।